तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 ऑफ किसका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये सब चीज़ पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पूरा डिटेल्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल मेनली अगेंस्ट द स्टेट, मेनली, ठीक है, मेनली अगेंस्ट द स्टेट। देयरफॉर बिफोर डिटरमाइनिंग whether a fundamental rights has been violated, the first question is who is the state। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है मेनली किसके अगेंस्ट हम इन्फोर्स कर सकते हैं, स्टेट, और कुछ है पब्लिक के अंदर। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो सारा कुछ है। ठीक है, तो वो किसी पर्सन के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हु इज स्टेट। ठीक है, द क्वेश्चन इज आंसरेबल इन आर्टिकल 12। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इफ ए लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था कि स्टेट क्या है। जब अगर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स में बोला गया कि जो ये राइट्स अगर किसी का छीन रहा है तो जो हम क्लेम करेंगे किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो स्टेट है क्या यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है कि इफ़ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, कोई एक कानून बनाया गया, ठीक है, और वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 13 में, आर्टिकल 13 में। 12 में क्या दिया हुआ है, स्टेट का डिफिनेशन कि स्टेट क्या होगा, और आर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि क्या होगा अगर वो वायलेट्स करता है कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को। 10 आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट एंड आर्टिकल 13 इनवैलिडेट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मतलब इनवैलिडेट कर देता है किसको, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को। कौन, आर्टिकल 13। तो ये दो हम पढ़ेंगे आज फुल डिटेल में। ठीक है, टुगेदर दीज टू आर्टिकल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो पार्ट 3 हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, और फंडामेंटल राइट्स का सबसे स्टार्टिंग होता है 12 और 13 से। ठीक है, तो वही हम दो अभी फिलहाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 12 प्रोवाइड्स अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स। ठीक है, क्या इंक्लूड्स, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों स्टेट है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, हर एक स्टेट का लेजिस्लेचर, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट हुआ सेंटर में, उधर लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट वहाँ का। ठीक है, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो भी इंडिया के टेरिटरी में, रेखा के अंदर, ठीक है, कोई भी अदर अथॉरिटी जो भी इन सबको छोड़ के और है। ठीक है, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऐसा कोई भी अथॉरिटी या जो भी चीज़ बॉडी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है, वो सब जो है स्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, Why is Article 12 important? Fundamental rights are generally enforceable only against the state. ठीक है, if an organization is held to be state, then citizens can file writ petition. If an organization is held, ठीक है, to be state, ठीक है, then citizen can file writ petitions. ठीक है, fundamental rights become enforceable. The organization must act fairly. It cannot discriminate arbitrarily. ठीक है, अब आते हैं, मतलब एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टेट कहा गया तो वो सिटीजन कैन रिट फाइल। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बिकम हमारा इन्फोर्सेबल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एक्ट फेयरली, इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट आर्बिट्रली। कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल 12 इंक्लूड्स 5 कैटेगरीज। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, यही हम पढ़े हो फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट मीन्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, गवर्नमेंट कौन सा कहला रहा है, हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट मीन्स द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब कुछ। अब आते हैं एग्जाम्पल, इफ़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इलीगली डिस्क्रिमिनेट्स
आर्टिकल 14 कैन बी इन्वोक्ड। ठीक है, अब आते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एवरी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट मस्ट comply with fundamental rights. If parliament passes an unconstitutional law, Supreme Court can strike it down under judicial review. ठीक है, if parliament passes a law banning all newspapers, it violates 19(1)(a. ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई मान लो सारे न्यूज़पेपर बैन कर देता है तो कौन सा हमारा आर्टिकल बैन होगा, ठीक, वायलेट्स होगा 19(1)(a. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा वेर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, स्टेट लॉ मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इफ ए स्टेट लॉ प्रोहिबिट्स वुमेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स विदाउट ए वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इट मे वायलेट आर्टिकल 14 एंड 16। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स में ये 16 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोकल अथॉरिटीज़ कौन होगा। लोकल अथॉरिटीज़ परफॉर्म गवर्नमेंटल फंक्शंस। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, काउंसिल, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारा कुछ। ठीक है, लोकल अथॉरिटी। म्यूनिसिपल corporation illegally demolishes a house without due process, the owner can approach the high court with under article 226. Meaning of local authority: generally a local authority has legal existence, power to make rules, taxation powers, local administration and public functions. ठीक है, other authorities में क्या आएगा, this is the widest category. ठीक है, the constitution does not define the other authorities, therefore the Supreme Court has interpreted it थ्रू वेरियस जजमेंट। ठीक है, मतलब अदर अथॉरिटीज़ में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस से अलग अलग चीज़ निकाल के कुछ जो है निकाले हैं उसमें, जैसे PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक बोर्ड्स, ये सारा जो है किसके अंदर आएगा, अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे ONGC, LIC, FCI, DDA, एम्स। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब चीज़ किस में आ जाएगा, अदर्स अथॉरिटी में। ठीक है, जो कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज जैसे हो गए। ठीक है, अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ स्टेट। द सुप्रीम कोर्ट डेवलप्ड दिस डॉक्ट्राइन बिकॉज गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस थ्रू कॉरपोरेशंस एंड सोसाइटीज रेदर देन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, इट मे बी ट्रीटेड एज ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, एजेंसी ऑफ स्टेट या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एक्ट कर रहा है इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, इट मे बी ट्रीटेड एज ए स्टेट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट हो सकता है वो किसी के थ्रू काम करवा रहे हो, कोई और कॉरपोरेशन, ठीक है, के थ्रू। ठीक है, तो किसी को मतलब टेंडर दे रखा हो जो इस टाइप से कुछ भी। ठीक है, तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी। तो अगर एजेंसी और या फिर जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है हमारे स्टेट का, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी का जिसके मतलब जो वो क्रिएट किया है, ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे, स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो वही कहना चाह रहा है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट मे बी ट्रीटेड एज ए स्टेट। ठीक है, why does this doctrine necessary? Suppose the government creates a corporation. If it is not treated as state, the government could bypass fundamental rights simply by acting through corporations. The Supreme Court prevented this misuse. ठीक है, एजेंसी टेस्ट, कोर्ट एग्जामिन सेवरल फैक्टर्स, नो सिंगल टेस्ट इज कंक्लूसिव। मतलब एजेंसी टेस्ट में सब कुछ पास होना चाहिए। ठीक है, पहला गवर्नमेंट ऑनरशिप, सबसे पहले कि गवर्नमेंट ऑनरशिप होना चाहिए। डज द गवर्नमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एग्जांपल है 100%, ठीक है, यस, लाइकली स्टेट। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, डज गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑलमोस्ट इंटायर फंडिंग, हैवी फंडिंग इंडिकेट्स स्टेट कंट्रोल। ठीक है, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल,
डज गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसीज मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेटर कंट्रोल स्टेट इंडिकेट्स ग्रेटर स्टेट। ठीक है, मतलब क्या उस कंपनी का जो ये पॉलिसी मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या गवर्नमेंट देख रही है, तो अगर हाँ तो फिर वो स्टेट है। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक फंक्शन चेक करती है। डज इट परफॉर्म्स फंक्शंस मीन फॉर द पब्लिक वेलफेयर। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, वाटर सप्लाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई। मोनोपोली, वाई मोनोपोली ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मोनोपोली सपोर्ट्स स्टेट स्टेटस। ठीक है, इसीलिए स्टेट का स्टेटस लेने के लिए मोनोपोली ग्रांट किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कन्वर्टेड इनटू कॉरपोरेशन। इफ एन ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कॉरपोरेशन इट नॉर्मली रिमेन्स स्टेट। फ्लो चार्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्ड है, गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, पब्लिक फंक्शन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट केसेस अंदर आर्टिकल 12। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल 1967। फैक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय। क्वेश्चन, इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट? Held, yes, a statutory authority performing public duties fall under the Article 12। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मोहनलाल थे, 1967 का केस है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसमिस्ड कर दिया एक एम्प्लॉय को, तो क्या क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है? तो बोलेगा हाँ। a statutory authority performing public duties। ठीक है, ये स्टेटूटरी अथॉरिटी है और ये